हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी और साथ ही उत्तराखंड के अंतर्गत जो एलटी की वैकेंसीज निकलने वाली हैं उनको लेकर। ये हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लगातार हमारी क्लासेज आपको हिंदी के अंतर्गत प्रवक्ता के लिए क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आज की क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें विशेष प्रकार के क्वेश्चनों का कलेक्शन रखा गया है दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको लगातार क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अभी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको हमारे हिंदी के अंतर्गत विशेष हिंदी विशेष की क्लासेस जिसमें हम रिवीजन क्लासेस करा रहे हैं और साथ ही हिंदी प्रैक्टिस सेट की क्लास ज्वाइन आप कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं दोस्तों। तो आप ज़रूर आप ज्वाइन सेक्शन में जाके अपने हिसाब से जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी विशेष के अंतर्गत आपको पूरा रिवीजन क्लासेस भी देखने को मिलेंगी और प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। इससे पहले हम 90 तक के क्लासेस करा चुके हैं दोस्तों। आप प्रीवियस हमारे प्लेलिस्ट में जाके हिंदी एल प्रवक्ता एलटी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस हमारे देखने को मिलेंगी। तो लगातार हमारी क्लासेस आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो पहले तो दोस्तों इसको आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर में आया हुआ है और ये प्रैक्टिस सेट हमारी जो हैं ये आपको प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ही मिल रही हैं। तो बिना स्किप किए आप ज़रूर पूरे क्लासेस को देखिएगा। तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये आता है अर्थापकर्ष या अर्थोपकर्ष या मूर्तिकरण या अमूर्तिकरण। तो जो लाठी शब्द का अर्थ है दोस्तों, जिसको सहारा है, ये जो है अमूर्तिकरण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो 340, 343, 342 या 346। तो दोस्तों हिंदी को जो अनुच्छेद है संघ की राजभाषा घोषित करने वाला वह है अनुच्छेद 343। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, सागर क्षेत्र की बोली है। तो सागर क्षेत्र की जो बोली है वो किस प्रकार की है? ब्रज भाषा है या खड़ी बोली है? ठीक है, सागर क्षेत्र जो है इसकी जो बोली है वो कौन सी है? ब्रज है या खड़ी बोली है या कन्नौजी है या बुंदेली है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सागर क्षेत्र की जो बोली है दोस्तों वो है बुंदेली भाषा। ठीक है, तो वहाँ बुंदेली भाषा बोली जाती है। ये लक्ष्मीबाई के उसमें भी है, बुंदेले हर बोलो मुके हमने सुनी कहानी थी। तो वहाँ पर बुंदेली भाषा का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीति विज्ञान कृति के लेखक कौन है? तो रीति विज्ञान कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर किशोरी लाल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो रीति विज्ञान कृति के जो लेखक हैं, रीति विज्ञान जो रचना है ये किसकी है? तो ये है दोस्तों विद्यानिवास मिश्र की। ठीक है, रीति विज्ञान किसकी कृति है? यह है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की ये रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बादाम शब्द हिंदी में किस रूप से प्रचलित है? तो बादाम शब्द जो है हिंदी के अंतर्गत किस रूप में है? यानी कि तत्सम है या तद्भव है, विदेशी है या देशज है? तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर बादाम शब्द की, तो बादाम हिंदी के प्रचलित रूप में जो शब्द है वह है विदेशी भाषा का शब्द है। क्या है? विदेशी भाषा का शब्द है दोस्तों बादाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो दोस्तों जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय है दोस्तों, इसके अधीन एक वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी। तो वो किस शब्दावली के अंतर्गत? हिंदी के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो इनको नोट भी आप करते रहिएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है बट हिंदी से रिलेटेड शब्दावली का यूज़ किया गया है। तो शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी?
1960, 1961, 1962 या 1963? तो ये हुई थी दोस्तों 1961 में। 1961 में दोस्तों भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, 1961 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भांति प्रकट कर सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई भाषा के माध्यम से तो हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ भी सकते हैं। भाषा के रूप आपको पता है, मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है और सांकेतिक भाषा है। तो भाषा के माध्यम से ही हम हेल्प से ही ये सब कुछ कर पाते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? तो किसने ये बात कही थी? ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, बाबू श्याम सुंदर दास या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों जो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। यह परिभाषा जो दी गई थी दोस्तों, ये दी गई थी कामता प्रसाद गुरु के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन हैं? तो संरचनात्मक भाषा विज्ञान जो है इसके जनक किन्हें माना जाता है? तो यहाँ पर संरचनात्मक भाषा विज्ञान जो है इसके जनक के तौर पर जो जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है लेनार्ड ब्लूमफील्ड को। किसको? लेनार्ड ब्लूमफील्ड ने दोस्तों संरचनात्मक भाषा विज्ञान की रचना की थी, तो इसलिए इसको इनका जनक कहा जाता है, लेनार्ड ब्लूमफील्ड को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निराला कृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध रचना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो दोस्तों निराला द्वारा जो राम की शक्ति पूजा जो है, ये निराला की रचना है और इसमें जो है प्रसिद्ध रचना का जो प्रेरणा स्रोत जो रचना रही है वो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन है रामचरितमानस, इसके अलावा कृतिवास रामायण, वाल्मीकि रामायण या अध्यात्म रामायण। तो दोस्तों जो ये इसके लिए जो रचना स्रोत रहा है, जो प्रसिद्ध जो है इसमें स्रोत रहा है दोस्तों, कौन सा रहा है? ये है आपका दोस्तों कृतिवास रामायण। कौन सा है? कृतिवास रामायण जो है इसका प्रेरणा स्रोत रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, सभी को आता ही होगा। चिदम्बरा, वीणा, पल्लव या गुंजन? तो सुमित्रानंद पंत को जो उनकी कृति पर मिला था वो मिला था दोस्तों चिदम्बरा पर। तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो चिदम्बरा पर मिला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ था? तो ये तो आपने तैयारी करी होगी दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इस बार आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है। तो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ था? तो ये जो हुआ था दोस्तों, ऑप्शन है 1947, 1950, 1945 या 1936। तो जो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1936 में हुआ था। इसको आप नोट करके लिख रख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, काव्य क्षेत्र में इनमें किसका समावेश किसी सप्तक से सप्तक में नहीं किया गया है? तो काव्य क्षेत्र में इनमें से किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया है? ऑप्शन है प्रभाकर माचवे या शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार या केदारनाथ सिंह। तो किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया है दोस्तों? वह है ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत कुमार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें भारतीय नव जागरण का अग्रदूत कवि कौन रहा है? तो भारतीय नव जागरण का अग्रदूत कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या आचार्य नाथूराम शर्मा शंकर। तो दोस्तों भारतीय नव जागरण का अग्रदूत कवि के तौर पे किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों भारतीय नव जागरण के अग्रदूत कवि के तौर पर जाने जाते हैं।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अपने हिंदी वाले ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लगातार आपको इसी प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही है वैसा ही हूँ पाखंड। तो ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो दोस्तों, शैल निर्झर न बना हतभाग, गल नहीं सका जो। तो दोस्तों ये जो है गल नहीं सका जो हिमखंड, तो ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों अगर देखें तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की जो कृतियाँ हैं उनमें इसी प्रकार के पंक्तियों का समावेश है। जैसे यहाँ पर शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो ही की हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ मैं पाषंड पाखंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर पाषंड के उत्तर पर तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पंक्तियाँ जो है जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र। तो लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इन पंक्तियों के लेखन किसने किया है दोस्तों? ये किया गया है दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप ज़रूर अपना नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा किस काव्य संकलन में संग्रहित है? तो केदारनाथ अग्रवाल की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं दोस्तों, माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा ये किस काव्य संकलन में है? ऑप्शन है युग की गंगा, गुल मेहंदी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। तो दोस्तों ये जो आंसर, इसका जो सही आंसर है केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं जो माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा, तो ये जो संकलन है दोस्तों ये है फूल नहीं रंग बोलते हैं। इस काव्य संकलन के अंतर्गत ये जो है संकलन के अंदर संग्रहित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध किस रचनाकार ने किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है दोस्तों। पूरा का पूरा टेस्ट जो हमारे ये प्रैक्टिस सेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल उनको तैयार कर लीजिएगा। तो आध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण जो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध है, किस रचनाकार ने किया था? ऑप्शन है सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या सदल मिश्र। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, ये आपको आता भी होगा। ये क्या है दोस्तों? सदल मिश्र के द्वारा। तो ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्तों आप अपने आप को टेस्ट भी कीजिए कि आपका लेवल कितना तैयारी का चल रहा है और क्या आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट जिस प्रैक्टिस सेट में अगर हम 30 क्वेश्चन ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपके 22 से प्लस आपका स्कोर आना चाहिए, तो हम समझेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप 22 एवब नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम में 70% से एवब मार्क्स लाने का मतलब आपका सिलेक्शन श्योर है। तो इसलिए आप ये ध्यान दें कि आप कम से कम 30 में से 22 प्लस तो एनी हाउ करेंगे, और 25 प्लस कर देंगे तो और भी बेस्ट आपकी प्रिपरेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर अब भी संभावना है किस कवि की रचना है? दुष्यंत कुमार, वीरेंद्र कुमार जैन, अशोक वाजपेयी या कुंवर नारायण। तो शहर अब भी संभावना है ये किस कवि की रचना है? तो ये जो रचना है दोस्तों ये है अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी की रचना है शहर अब भी संभावना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से कौन कवि एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात हैं?
तो कौन से कवि ऐसे हैं जो एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात हैं? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या राजा राम शास्त्री। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो न तो मैथिली शरण गुप्त हैं, न ही बालकृष्ण शर्मा हैं और न ही राजा राम मिश्री हैं। ठीक है, राजा राम मिश्र शास्त्री भी नहीं हैं। तो कौन से कवि हैं जो एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात है, जिनको भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो जिन अभ्यर्थियों का आता है उन्होंने अपना ऑप्शन देखे ही बिना मान लिया होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वो आत्मा के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन है झांसी, कानपुर, मेरठ या अलीगढ़। इन चारों में से कौन सी जगह ऐसी है जहाँ खड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों? तो कौन सी जगह है? वह है दोस्तों मेरठ। मेरठ के लोग खड़ी बोली का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, नागलिपि या हिब्रू। तो जो नागरी लिपि है इसका जो विकास हुआ है दोस्तों ब्राह्मी लिपि से आई हुई है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ये हुआ है दोस्तों ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो पौ ध्वनि जो है इसका उच्चारण कैसे होता है? ऑप्शन है दंत्य, ओष्ठ्य या मूर्धन्य या कंठ्य। तो दोस्तों जो पौ ध्वनि है इसका उच्चारण आपको बहुत आसान से आ जाता होगा। इसका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह है ओष्ठ्य। क्या है? पौ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? वो ओष्ठ्य है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। वर्धा, बंगलौर, हैदराबाद या मद्रास। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ है? यह है दोस्तों मद्रास में। कहाँ है? मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, आल्ह खंड के रचयिता कौन हैं? आल्ह खंड के रचयिता कौन है? चंदबरदाई, जगनिक, नरपति नाल है या अब्दुल रहमान। तो जो आल्हा खंड के रचयिता कौन हैं? तो आल्हा खंड के जो रचयिता हैं दोस्तों वो कौन हैं? वो हैं जगनिक। ठीक है, तो जगनिक जो है आल्हा खंड के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बार ये पेपर में देखने को मिल चुका है। जो आलवार महिला संत हैं दोस्तों, ऑप्शन है अंडाल, उसके अलावा अकमासी या सहजोबाई या मीराबाई। तो आलवार महिला संत के तौर पर जो जानी जाती है आलवार वह है अंडाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो तुलसीदास द्वारा रचित कृष्ण काव्य कौन सा है? ऑप्शन है कृष्णायन, कृष्णचरित, कृष्ण चंद्रिका, कृष्ण गीतावली। तो तुलसीदास द्वारा जो कृष्ण काव्य जो रचित है वो कौन सा है दोस्तों? वह है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली दोस्तों तुलसीदास द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति हैं? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन है संत दादू दयाल या रैदास या संत पीपा या संत पलटू दास। ठीक है, तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये किसकी हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है। ये हैं दोस्तों संत रैदास की। किसकी हैं? संत रैदास की। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है दोस्तों कि इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो यहाँ पर रीतिबद्ध कवि नहीं है पूछा गया दोस्तों। तो ऑप्शन देखने से पहले ध्यान से समझें कि रीतिबद्ध कवि और रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि होते हैं। तो यहाँ पर रीतिबद्ध जो नहीं है वो रीति सिद्ध होंगे। तो इट मीन्स रीतिबद्ध जो नहीं है वो बताने हैं, यानी कि जो रीति सिद्ध कवि हैं वो बताने हैं। ऑप्शन है मतीराम, केशवदास, घनानंद या चिंतामणि। तो कौन से कवि ऐसे हैं दोस्तों? वह हैं घनानंद। ठीक है, तो घनानंद तो दोस्तों क्या हैं? रीतिबद्ध कवि नहीं हैं। बाकी अन्य सभी रीतिबद्ध कवि हैं। यहाँ पर मतीराम, केशवदास और चिंतामणि तीनों रीतिबद्ध हैं, लेकिन घनानंद जो है रीतिबद्ध कवि नहीं हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? इनमें से कौन सा लेखक ऐसा है जो भारतेंदु मंडल का नहीं है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या श्रीधर पाठक। तो इसमें से हमको जो भारतेंदु मंडल का नहीं है ये बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों श्रीधर पाठक, ये भारतेंदु मंडल के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट, ये तीनों के तीनों दोस्तों भारतेंदु मंडल के लेखकों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा नाम सही है? अब देखिए यहाँ पर कौन सा नाम सही है बताना है। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक या तीसरा तार सप्तक। तो दोस्तों इसमें देखो बड़ा कन्फ्यूजन है। ये तार सप्तक है, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो इस तरीके से सीक्वेंस दिया गया है। तो इनमें से कौन सा सही है? वह है तीसरा तार सप्तक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के प्रसिद्ध संत जो कबीर हैं उन पर आधारित है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था, वे मूलतः समाज सुधारक थे। ऐसी उक्तियां कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक हैं। कबीर के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? तो कौन से विद्वान ने ये माना है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था और वे मूलतः समाज सुधारक थे? ऐसी उक्तियां कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक हैं। तो किसने ये बात कही थी? ऑप्शन है राम विलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर धर्मवीर। तो दोस्तों ये जो बात कही गई थी ये कही गई थी राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संतों मगन भया मन मेरा, संतों मगन भया मन मेरा, अहनिशि सदा एक रस लागा, दिया दरीबा डेरा। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि द्वारा रचित हैं? ठीक है, तो मगन भया मन मेरा, अहनिशि सदा एक रस लागा, दिया दरिया बा डेरा। ये जो प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है किस संत की है? संत रज्जब, सुंदरदास, गुरु नानक या संत कबीर। तो ये जो जो पंक्तियां हैं दोस्तों किसके द्वारा कही गई हैं? ये पंक्तियां हैं दोस्तों संत रज्जब की। किसके हैं? संत रज्जब की हैं। और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट रहेगा आगामी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है, नैनावत नामक जो प्रेम कहानी है इसके रचनाकार कौन हैं? तो नैनावत नामक जो प्रेम कहानी है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद और अन्य भी दो ऑप्शन हैं। तो हम इसके सही आंसर को सीधे सीधे स्टडी करते हैं। नैनावत नामक जो प्रेम कहानी है उसके रचनाकार कौन है दोस्तों? वह हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों नैनावत नामक प्रेम कहानी के रचनाकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी ही लगी होगी, तो इसलिए बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। और साथ ही जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124 है, विद्वानों द्वारा बताई गई सूरदास रचित ग्रंथों की संख्या के संबंध में असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो जो सूरदास के रचित ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की संख्या के संबंध में जो विद्वानों द्वारा बताई गई सूचनाएं हैं उसमें असुमेलित विकल्प बताना है। राम कुमार वर्मा ने जो बताई है वो 18 और रामचंद्र शुक्ल ने 25, मुंशी राम शर्मा ने 15 और ब्रजेश्वर वर्मा के 14। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों जो असुमेलित है जो गलत दिया गया है वो है रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने 25 नहीं बताई थी रचित ग्रंथों की। सूरदास रचित ग्रंथों की जो संख्या बताई गई थी, इन्होंने जो टोटल बताई थी रामचंद्र शुक्ल ने वो बताई थी 3 दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बताई थी सूरदास रचित 3 प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख किया है जिन्हें प्रमाणिक माना गया है। तो शुक्ल जी के अनुसार सूरदास के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं और उन्होंने क्या क्या माने थे? एक तो सूर सागर जिसको प्रमुख ग्रंथ के तौर पर लिया था, और साथ ही सूर सारावली को माना था, और तीसरा लिया था इन्होंने साहित्य लहरी को। ठीक है दोस्तों, तो ये सूरदास रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है सूरदास रचित ग्रंथों की संख्या टोटल यहाँ पर केवल 3 मानी गई थी।
ठीक है, तो इनको आप नोट भी कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यही इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य ठीक है दोस्तों। लेते हैं दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तुतः सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सुरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है मैनेजर पांडे और रामचंद्र शुक्ल, मुंशी राम शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों। वस्तुतः सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र, जो लीला गान का महान समुद्र इनकी जो रचना है सूरदास की, सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। तो ये कथन किस आलोचक का है? कौन सा आलोचन किस इस कथन को माना था? तो ये जो कथन दिया है ये दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और ये हमारी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुई ये वाली। तो इसमें हम जो है हमने 125 क्वेश्चंस इन 4 क्लासेस के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कराई हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रही है। तो लगातार आप प्रैक्टिस सेट में बने रहें। नेक्स्ट हमारी प्रैक्टिस सेट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाली है दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें, और जिन अभ्यर्थियों ने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ज्वाइन जरूर कर लें। 89 में, मात्र 89 में आपको मेंबरशिप मिल रही है दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट मिलेंगी जिसमें आपको। और साथ ही अगर आपको हिंदी विशेष आपको, यानी कि जिसमें रिवीजन क्लास, व्याख्यात्मक रिवीजन क्लास शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, और साथ ही साथ जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी साथ में अगर चाहिए, तो आप 199 की हिंदी प्रवक्ता हिंदी विशेष वाली क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बेहतरीन प्रिपरेशन देखने को मिलेगी आपके एग्ज़ाम तक के लिए लगातार। तो बने रहेगा, अगर क्लास में बने रहेंगे ज़रूर आपको सिलेक्शन मिलेगा, इस बात की आप सोच लीजिएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल के माध्यम से भी हमारी क्लासेस देख सकते हैं, लेकिन आपको एक रेगुलरिटी के अंतर्गत क्लास नहीं मिल पाएंगी, जिसको लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत आसान सी है। लंबे लंबे बैच लेने से अच्छा है, महंगे बैच लेने से अच्छा है कि आप यहाँ पर मेंबरशिप ज्वाइन करके आप हमारी क्लासेस लगातार नोट्स बनाते रहिएगा। आपको इससे आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।